आरसीबी के द्वारा 18 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आईपीएल की ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही विराट मोमेंट है, बहुत ही बड़ा मोमेंट है। और ये सिर्फ़ एक जीत नहीं है, ये दिखाता है कि 18 साल जो एक तरह से आपने सपना देखा, बहुत बार ऊपर गए, बहुत बार नीचे आए, पर कहीं न कहीं फाइनली जो क्राउन है वो आपके सर के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। एंड अगर हम बात करें, इससे बहुत कुछ हमें ये भी देखने को मिलता है कि यार, अगर हमारे जो सपने हैं, अगर हम उन सपनों के साथ लॉयल रहें, प्लस एट द सेम टाइम हमारे में अंदर पेशेंस हो, परसिवरेंस हो, तो एक ना एक दिन अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी ही होंगी। आप अपनी किस्मत खुद ही बनाते हो, अपनी मेहनत के साथ, अपने एफर्ट के साथ, अपने जुनून, अपने जज्बे के साथ। एंड इससे बड़ा मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता था। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये जो विन है, ये मेरे लिए भी बहुत ही पर्सनल विन भी है। रीज़न बीइंग कि मैं भी इस 18 साल के जो सपना था उसका ही एक हिस्सा था। मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, अभी भी हूँ, इनफैक्ट आरसीबी का ही सपोर्टर हमेशा से। एंड देखो, पास्ट में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि यार, ये टीम ख़राब है, ये टीम ऐसी है। पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं अपनों की, तो उसमें फिर सही गलत नहीं देखा जाता। जो टीम अपनी होती है वो अपनी होती है, उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं होता, वो अपनी होती है। तो ये जो कप जीता है, ठीक है ना, आरसीबी ने, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से मेहनत हम सब लोग अगर करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी होते हैं, कई घंटे, कई महीने, कई साल मेहनत करते हैं, शुरुआत में सफलता नहीं मिलती, पर क्योंकि उनका जज्बा कायम रहता है, वो पेशेंस होते हैं, एट द सेम टाइम लॉयल होते हैं, परसेवरेंस उनके अंदर होता है, तो अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक वो एक दिन डेफिनेटली यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। तो दोस्तों, डेट है आज की 4 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा दिवस हुआ 1 जून को, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका ढेर सारा शुक्रिया। अब इस प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर हमारी टीम की तरफ से आप सबके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारा जो 2+1 ईयर प्रोग्राम है, दैट इज़ द प्रारंभ बैच 2028 के लिए लॉन्च किया गया है, उसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो प्रारंभ बैच डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा 2026 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो प्रहार बैच है, अपना इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपका टाइटन बैच देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें 2027 के एस्पिरेंट्स की, तो उनके लिए संकल्प बैच हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको पिनिकल बैच देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट 2025 मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए सृजन प्रोग्राम है। एंड लास्ट ईयर आप सबने देखा ही कि मोर देन 190 सिलेक्शंस जो थे वो सृजन बैच से हमें होते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बहुत अच्छी मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज़ और बाकी सारी चीज़ें जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। उसके साथ ही साथ 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए हमारा सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रोग्राम है, राइट। तो वो भी डेफिनेटली इसके फीचर्स के थ्रू यहाँ पे इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे जो भी सेंटर्स हैं, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, जयपुर, इंदौर, करोल बाग, ये सारे सेंटर्स में आपको अप टू 50% ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, मैंने इन सब के लिंक्स जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कुछ इंक्वायरीज़ हो तो आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। और सबसे पहला जो टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है, वो पढ़ना है इंडियाज़ कॉमन कंप्यूट कैपेसिटी के रिगार्डिंग। बहुत ही एक्साइटिंग यहाँ पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये कंप्यूट कैपेसिटी क्या होती है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म। देखो, कंप्यूट कैपेसिटी का मीनिंग ये होता है कि आपके पास कितनी प्रोसेसिंग पावर है, कितनी मेमोरी है आपके पास, सो दैट आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओ। जैसे आपके कॉम्पिटिशन्स हो गया, प्रोग्राम्स रन करना हो गया, डेटा को एनालाइज करना हो गया, ये सारे अलग अलग जो भी आपके इस तरह से कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको परफॉर्म करने की कितनी आपके पास प्रोसेसिंग पावर है, उसको बोलते हैं हम कंप्यूट कैपेसिटी, राइट। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे हमारा स्टोरेज, आपका नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अभी क्या हुआ, हमारा यहाँ पे ना एक इवेंट था, इंडिया एआई इवेंट, एंड उसका थीम क्या था, मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंडिया में बनाना है और भारत के लिए कैसे उसको काम करवाना है, ये एक इवेंट था एआई के ऊपर, जिसका नाम था इंडिया एआई। अब इसमें यहाँ पे ये अनाउंस किया गया कि भारत की जो नेशनल कॉमन कंप्यूट कैपेसिटी ऑन क्लाउड है ना, वो 34,000 GPUs को यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर ये GPU क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय
ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल में जब हम बात करते हैं ना जीपीयू की, ये ग्राफिक, जैसे आप लोग ना कई बार गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपने सुना होगा कि यार इस लैपटॉप के अंदर बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो एक्चुअल में एक वीडियो कार्ड कह लो, एक ऐसा वीडियो कार्ड जो आपने मदरबोर्ड के साथ एम्बेड कर दिया, मोबाइल फ़ोन पर्सनल कंप्यूटर के साथ एम्बेड कर दिया, एंड उसके माध्यम से ग्राफिक्स हो गया, वीडियो रेंडर करना हो गया, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। एंड जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है तब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दरअसल में जीपीयू और कुछ नहीं, एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स को एक तरह से बढ़ा देता है। तो यहाँ पर अनाउंस ये किया गया कि 34,000 जीपीयूज़ को हमने यहाँ पे कंप्यूटर कैपेसिटी हमारी इससे क्रॉस कर गई है। इससे एआई के अंतर्गत काम करने के लिए हमें और में हेल्प मिलेगी। एंड हमने जो मिशन लॉन्च किया था ना, इंडिया एआई मिशन, जो कि हमने 2024 में लॉन्च किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। अब ये मिशन के अंतर्गत ही ये जो आपका इवेंट था यहाँ पे एक तरह से होस्ट किया गया। एंड आप नोटिस कर पाओगे इसको होस्ट कौन करता है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, दैट इज़ इंडिया एआई इटसेल्फ। दरअसल में हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको ये इंडिपेंडेंट बिजनेस विजन देखने को मिलेगी, इंडिया एआई, वही सारा इस मिशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। एंड इसका पर्पस यही है कि भारत के अंदर आत्मनिर्भरता आ पाए रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत ग्लोबल लीडर बन के सामने आए, हम एआई का इस्तेमाल करें बट वो एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। एंड इसी वजह से जो हमारा मिशन है ना, इसमें अलग अलग आपको 7 पिलर्स देखने को मिल जाएंगे। पहला तो जैसे है आपका इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम अच्छे से मॉडल्स बनाएंगे पर वो इंडिया स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ट्रेंड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे ना कि जैसे चैट जीपीटी से भी कई बार आप सवाल पूछते हो, तो चैट जीपीटी इंडियन कंडीशंस को शायद उतना अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पाता क्योंकि उसको ट्रेन इंडियन डेटा सेट्स के ऊपर उतना अच्छे से नहीं किया गया है। पर यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी इस तरह से इंडिजिनस फाउंडेशनल मॉडल्स हों और वो भारत के स्पेसिफिक डेटा के साथ यहाँ पे ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो सर्वम एआई है, ठीक है, इसी का आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। एंड वो क्या करेगा, इंडिया के सॉवरन लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल इकोसिस्टम होते हैं उनको डेवलप करेगा और आपके पास प्रॉपर ओपन सोर्स मॉडल्स यहाँ पे आपके देखने को मिल जाएंगे उनके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने चैट जीपीटी की भी बात करी। अब चैट जीपीटी क्या है, इट इज़ नथिंग बट एन एलएलएम इटसेल्फ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पर उसको क्या किया गया है, एक बहुत बड़े डेटा के ऊपर यहाँ पे आपका ट्रेन किया गया है एंड उसी के बेसिस के ऊपर वो यहाँ पे काम करता है एंड उसी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग काम कर सकते हो। अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, इंडिया चाहता है कि हम भी ऐसे ही चीज़ें करें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर यहाँ पर एक तरह से हम एआई को यहाँ पे हम ट्रेन करवाएं, पर वो ट्रेनिंग इंडियन डेटा सेट्स के बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एनएलपी जानते होंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी में क्या होता है ना कि आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल वैसे ही आपका टेक्स्ट हो गया, आपका स्पीच हो गया, वो वैसे ही जनरेट करेगा जैसा एक इंसान करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मान लो मैंने हिंदी में कोई चीज़ अपलोड करी और वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी। ये क्या है, ये मशीन ट्रांसलेशन हुआ। आप लोगों ने चैट बॉट्स देखे होंगे, है ना, कि किस तरह से जैसे आप जोमेटो वगैरह के साथ भी कई बार आपको हेल्प चाहिए होती है तो पहले चैट बॉट आपके साथ बात करता है। सेंटिमेंटल एनालिसिस हो गया, कैसे आपके टेक्स्ट की कैसे इमोशंस वगैरह कैसे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हो गया, बड़े टेक्स्ट को छोटे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो गया। ये सारी अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी हम कर रहे हैं अंडर द इंडिया एआई मिशन। उसके अलावा 3 नए स्टार्टअप्स उनको सिलेक्ट किया गया है, सॉकेट एआई, ज्ञानी एआई, ज्ञान एआई, जो कि भारत का अपना खुद का फाउंडेशन मॉडल यहाँ पे बनाएंगे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो भी डिस्कस किया, उसको यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, भारतीय डेटा सेट्स को यहाँ पे लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर अलग अलग तरह से सॉल्यूशंस यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैकाथॉन्स यहाँ पे हो रही हैं। हैकाथॉन के माध्यम से क्या होगा ना, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको कम टाइम के अंदर सॉल्व करने की, अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे लोगों को स्किल्स दे रहे हैं, ठीक है। हमने टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर यहाँ पर डेटा एंड एआई लैब्स यहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को हम यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में ही हमारा जो इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर है ना, ये इसी तरह के आपके लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स को डेवलप करना, डिप्लॉय करना, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से भारत एआई के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे कर रहा है। अब इसी में एक टर्म और निकल के आया था, एआई कोश। कोश पता क्या होता है, कोश एक कलेक्शन आप कह सकते हो। तो दरअसल में ना एआई कोश भारत का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है
जहाँ पर हम चाहते हैं हाई क्वालिटी जो डेटा सेट्स है ना, वो यहाँ पर उनका एक्सेस सबको लोगों को मिल पाए। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे एआई जो है ना वो डिपेंडेंट है डेटा सेट्स के ऊपर। जितना अच्छा आप डेटा फीड करोगे उतना ही अच्छा आपका आउटपुट आएगा, है ना। एक चीज़ होती है ना गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर ख़राब चीज़ें आप फीड कर रहे हो तो आउटपुट हमेशा ख़राब ही आता है, पर अगर आपने उसकी ट्रेनिंग अच्छे से करवा दी तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा। तो दरअसल में यही इसका कॉन्सेप्ट है एआई कोश का, कि बहुत सारा बड़ा डेटा सेट मॉडल यूज़ केसेस हम यहाँ पे दे पाएँ, एक रिपॉजिटरी दे पाएँ, उसी के लिए हमने एक हब बना दिया है जिसका नाम है एआई कोश। तो ये कुछ बातें थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग और भारत की कॉमन कंप्यूटर कैपेसिटी के रिगार्डिंग जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ माउंट एटना। सबसे पहले तो आप माउंट एटना की जो लोकेशन है आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना माउंट एटना की, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं इटली में, तो इटली में एक बहुत ही फेमस आपको यहाँ पे आइलैंड देखने को मिल जाएगा जिसका है नाम सिसिली आइलैंड, ठीक है ना। और ये जो आइलैंड है अपने आप में मेडिटेरियन सी में सबसे बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। इसी आइलैंड के ऊपर आपको माउंट एटना देखने को मिल जाएगा। एंड एक्चुअली माउंट एटना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये जो वॉल्केनो है ना दरअसल में ये न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि ये बार बार रेगुलर बेसिस के ऊपर ये इरप्ट करता रहता है, एंड इसीलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माउंट एटना में लोकेशन तो हमने यहाँ पे समझ ली है, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूसली एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो। आप इसको समझना, स्ट्रेटो वॉल्केनो का मीनिंग आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। दरअसल में पता क्या होता है, ये है आपके सामने एक स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो माउंट एटना भी स्ट्रेटो वॉल्केनो है। इसमें आप अंडरस्टैंड करना ये एक कोन शेप्ड का आपको वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा, राइट। एंड इसकी जो स्लोप है वो काफ़ी आपको स्टीप देखने को मिल जाएगी। इट इज़ अ वेरी स्टीप स्लोप, ठीक है ना। तो अक्सर सबडक्शन जोन के पास में ये बनता है। इस तरह का कोन शेप्ड आपको वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा जो लावा ऐश और जो बाकी वॉल्केनिक मटेरियल्स हैं उससे यहाँ पे फॉर्म होता है। इसको हम लोग कई बार ना कॉम्पोजिट वॉल्केनो के नाम से भी जान लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो माउंट एटना है वो दरअसल में इसी तरह का आपको वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5 मेन क्राइटर्स या गड्ढे भी देखने को मिल जाएंगे जो प्राइमरी सोर्स है यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंट इरप्शंस का। साथ ही साथ जो माउंटेन है उसके ऊपर आपको लगभग 300 वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड ये वेंट्स स्कैटर्ड हैं, एंड यही कहीं ना कहीं यहाँ पे इरप्शंस को कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माउंट एटना को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है सिंस 2013, है ना। और वॉल्केनो मैंने जैसा आपको बताया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, एंड यूरोप का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो और कोई नहीं बल्कि वो माउंट एटना ही है। एंड यूनेस्को के हिसाब से इसकी जो अरप्शन की हिस्ट्री है उसको हम 5 लाख साल पीछे ट्रेस कर सकते हैं, जिसमें से 2700 ईयर की एक्टिविटी को हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है। अब यहाँ पर ना दरअसल में 2 वर्ड्स हैं, एक है समिट और एक है फ्लैंक एरप्शन। अब इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर आप पिक्चर में भी नोटिस कर पाओगे। एक्चुअल में ना जब मैं बात करता हूँ समिट एरप्शन की, तो यहाँ पर रहा ये रहा समिट। तो एक्चुअल में अगर मान लीजिए वॉल्केनिक एक्टिविटी आपके सेंट्रल वेंट के माध्यम से हो रही है, नॉर्मली बहुत ही वॉल्केनो के टॉप के ऊपर, उसको हम बोलते हैं समिट इरप्शन। इसको कई बार हम लोग प्राइमरी वेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये वही प्राइमरी वेंट है जिसके माध्यम से आपका जो मैग्मा चैम्बर से जो आपका लावा बाहर आता है। पर जब हम बात करते हैं ना फ्लैंक की, ये जो फ्लैंक इरप्शन होता है इसमें पता क्या होता है, ये ऊपर वाली साइड नहीं होता जैसे समिट होता है ना ऊपर वाली साइड, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो फ्लैंक वाली चीज़ होती है ना ये कहीं ना कहीं वॉल्केनो के लोअर पार्ट्स की तरफ होती है, ना कि पीक की तरफ। तो साइड वेंट से या फिशर से यहाँ पर क्या होता है, ये इरप्शन इमर्ज होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम फ्लैंक इरप्शन। तो फ्लैंक इरप्शन आप कह सकते हो वॉल्केनो की साइड्स के ऊपर या लोअर पार्ट्स में होगा। समिट इरप्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके शिखर वाली तरफ होगा, वो टॉप ऑफ द वॉल्केनो की तरफ होगा। तो आप अंडरस्टैंड करिएगा कि जो माउंट एटना है ना इनमें जो वेंट्स होते हैं ये दोनों चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं, समिट इरप्शंस में भी एंड फ्लैंक इरप्शंस में भी। तो ये कुछ बातें थी आपकी माउंट एटना के रिगार्डिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ DDAC, डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर। देखो आप लोग जानते होंगे डी एडिक्शन के बारे में, जैसे नशा छुड़ाओ केंद्र वगैरह होते हैं, है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे प्रपोजल सीख कर रही है ताकि वो DDACs, डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर पाएँ, उनको सेटअप कर पाएँ, एंड खासकर उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर आपको गैप देखने को मिलता है। गैप का मतलब क्या है कि यहाँ पर आज के समय प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान है जिसको नशे की लत लग चुकी है, तो उसको नशा छुड़ाओ केंद्र या और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पर जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नहीं होती ना उनको बोलते हैं हम गैप डिस्ट्रिक्ट्स।
तो इस तरह से 291 गैप डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट उनके ऊपर खासकर यहाँ पे फोकस कर रही है ताकि लोगों को मदद करी जा पाए, उनको रिकवर किया जा पाए फ्रॉम द सब्सटेंस अब्यूज़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपको गैप डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 33 में से 31 आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो DDACs होते हैं इनमें अवेयरनेस हो गया, वो सब प्रमोट किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम जो कहीं ना कहीं बच्चे, एडोलसेंट या जो युवा होते हैं जो बहुत बड़े रिस्क पे होते हैं ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, उनको कैसे गाइडेंस ऑफर करके हम इनको यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये DDACs का यहाँ पे आपको काम देखने को मिल जाएगा। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ऐसा बताया जाता है कि 2017-18 का जो नेशनल सर्वे था ना, उसके माध्यम से हमें पता है कि 1,18,00,000 जो चिल्ड्रन हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका अल्कोहल हो गया, उसके अलावा कैनबिस जैसे आपका भांग हो गया, आपका गांजा हो गया, ओपियोइड्स आपके देखने को मिल जाएंगे जैसे आपके अफीम होता है, ठीक है। उसी तरह से आपके हेलुसिनेंट्स जो आपके दिमाग को एक तरह से रोक देते हैं, मतलब दिमाग की जो चेतना होती है उसमें एक बदलाव लाते हैं। तो इस तरह से 1,18,00,000 चिल्ड्रन एंड टीनेजर इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेज हैं उनका इस्तेमाल लगभग भारत में 7 करोड़ अडल्ट यहाँ पे करते हैं। ये नंबर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है एंड इसीलिए DDACs का रोल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री यहाँ पे बताती है किस तरह से वो 350 इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स को सपोर्ट करती है। 74 आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स हो गया, 46 कम्युनिटी बेस्ड पीयर लर्निंग या पीयर लेड इनिशिएटिव्स हैं। तो ये सारे अलग अलग काम किए जाते हैं एंड साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंतर्गत भी 142 एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स यहाँ पे रन किए जा रहे हैं। और ये सारा काम हो रहा है ना, ये हो रहा है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ठीक है। तो 2018 में हमने इसको लॉन्च किया था, 2018 से 2025 के बीच में बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड इसका पर्पस यही था कि कैसे हम ड्रग अब्यूज़ को कम कर पाएँ, लोगों को अवेयर करवा पाएँ, एजुकेशन दे पाएँ एंड रिहेबिलिटेशन के माध्यम से ये ड्रग अब्यूज़ यहाँ पे कम हो। दैट इज़ द एंटायर फोकस ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एड वॉशिंग के ऊपर। अच्छा, आप लोगों ने एक टर्म सुनी है ग्रीन वॉशिंग? हाँ, ग्रीन वॉशिंग आपने सुना होगा, UPSC के PYQs में भी आ चुका है एंड मैंने भी आप लोगों के साथ ग्रीन वॉशिंग टर्म कई बार डिस्कस कर दिया। ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही होता है कि आपने ये बोला कि हमारा प्रोडक्ट अपने आप में इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर एक्चुअल में वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ही नहीं। आपने बस लोगों को बोल दिया, उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया कि हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, आपने भी वो प्रोडक्ट खरीद लिया। उल्टा इन्वायरमेंट को फ़ायदा करने की बजाय वो इन्वायरमेंट को नुकसान ज़्यादा कर रहा है। जैसे आपने फॉक्सवैगन का केस सुना होगा, उन्होंने एक बार बताया था कि कैसे उनके जो इंजन्स हैं वो कम एमिशन प्रोड्यूस करते हैं। तो लोगों ने भी सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये गाड़ी इन्वायरमेंट का ध्यान रखती है। पर बाद में जब सही डेटा आया तो पता लगा कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहे थे, एमिशन डेटा को ये गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ये होता है ग्रीन वॉशिंग, जब आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली दिखने की कोशिश करते हो पर होते नहीं हो। अब यही एक टर्म थोड़ा सा चेंज फॉर्म में देखने को मिल रहा है, उसका नाम है एड वॉशिंग। एड वॉशिंग का मतलब क्या होगा? एड समझते हो? एड होती है सर मदद जैसे करते हैं ना। तो एक्चुअल में पता क्या है, आज के समय के ऊपर ना, जैसे आप लोग जानते होंगे कि यार जो गाज़ा है, ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको भुखमरी की खबरें कई बार देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि हर 5 में से जो एक इंसान है ना गाज़ा के अंदर, वो कहीं ना कहीं स्टारवेशन फेस कर रहा है। 93% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अक्यूट फूड शॉर्टेज यहाँ पे फेस कर रहे हैं, ऐसा UN की एजेंसी ने यहाँ पे हमारे सामने बताया है। अब ऐसे केस में ना एक संस्था सामने आ रही है जिसका नाम है गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। अब ये क्या कर रही है, ये ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करिए, जैसे खाना और बाकी सब चीज़ें हो गया, कुछ एसेंशियल सप्लाई हो गया, वो गाज़ा के लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो फाउंडेशन कब बनी है? 2025 के अंदर, ठीक है। तो अच्छी बात है, ये तो एड प्रोवाइड करना, मदद प्रोवाइड करी जा रही है। पर पॉइंट पता क्या है, ये जो एड ऑर्गेनाइजेशन है इसको सपोर्ट किसका है? ये USA और इजराइल का है। अब आप 2 मिनट के लिए सोच रहे होंगे सर इजराइल का तो युद्ध ही गाज़ा के साथ चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल और US मिलकर यहाँ पर गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के माध्यम से गाज़ा के लोगों की मदद कर रहे हैं? देखो यही तो नाम है एड वॉशिंग का। एक्चुअली पता क्या है, जो अभी कॉन्टेक्स्ट सामने आ रहा है हमारा, वो यही है कि US और इजराइल के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर एड वॉशिंग का सहारा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ये देखो यार, हम लोग तो बहुत बढ़िया लोग हैं, हम लोग तो एक तरह से मदद कर रहे हैं जिन लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना, उनको हम यहाँ पे खाना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से अपनी इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है।
दूसरा इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे माइग्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली पता क्या है, गाज़ा के जो सारे एरियाज़ के अंदर एड नहीं प्रोवाइड करी जा रही, कुछ एक एरियाज़ के अंदर प्रोवाइड की जा रही है, जैसे साउथ और सेंटर के अंदर। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग नॉर्थ गाज़ा से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे साउथ गाज़ा के अंदर, एंड फिर इजराइल इस एरिया को बहुत आराम से कैप्चर कर जाएगा। तो ऐसे भी कुछ अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। पर आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एड वॉशिंग का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर आप एड डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हैं अपनी कंट्री की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, और एक्चुअल में जो आपको पर्पस था ह्यूमैनिटेरियन नीड्स का, वो आप पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर रहे, बस अपनी इमेज को चमका रहे हो दुनिया भर के अंदर। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि एक तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपका बढ़ जाता है, इंटरनेशनल रेपुटेशन आपकी बढ़ जाती है, आपकी और पॉलिसीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये होता है एड वॉशिंग का कॉन्सेप्ट। तो 3 महीने पहले इसराइल ने यहाँ पे ब्लॉकेड लगाए रखा, अब यहाँ पे एड दिया जा रहा है यूजिंग द गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। इस वजह से कहीं ना कहीं एड वॉशिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर सबकी चर्चा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज FPV ड्रोन्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ड्रोन्स तो हम लोग सब समझते ही हैं, है ना। तो FPV क्या है, दीज आर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ड्रोन हुआ, ठीक है, अब आपने इसको कहीं पे भेज दिया, राइट, आप इसको कंट्रोल कर रहे हो, पर एक्चुअल में ना ये जो आपका ड्रोन होगा ना, ये ऑपरेट तो कहीं और से हो रहा होगा, है ना, पर जो पायलट है ना वो बिल्कुल वही देख रहा होगा जो रियल टाइम के अंदर अगर मान लो उसमें एक बंदा बैठा होता तो वो क्या देखता। तो कहने का मतलब कि ड्रोन जो रियल टाइम में देख रहा है वो फ्रंट माउंटेड कैमरा के माध्यम से दूर बैठे हुए पर्सन को सारी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चाहे तो ऑपरेटर की स्क्रीन के माध्यम से या गॉगल्स के माध्यम से उसको यहाँ पे पूरा पूरा पता लगता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो बहुत ही हाईली प्रिसाइज कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब नोटिस करोगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रियल टाइम कैमरा व्यू होता है, तो लाइव वीडियो वहाँ तक पहुँच जाती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है ये शॉर्ट रेंज का होता है, बहुत ही कुछ किलोमीटर्स के लिए कर पाएगा, बहुत लंबे यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। इसका रीज़न यही है कि जो आपके फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स है ना, ये रेडियो सिग्नल के बेस के ऊपर काम करते हैं एंड अपने आप में बहुत ही सस्ते होते हैं। कुछ 40-45 हज़ार का भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो इस तरह का ड्रोन जो होता है विद एक्सक्लूसिव पेलोड्स, तो अपने आप में बहुत ही चीप और इफेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। तो लोग इसका फिल्म मेकिंग के अंदर, मिलिट्री ऑपरेशंस, एरियल फोटोग्राफी, रिक्रिएशनल रेसिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पर अभी न्यूज़ पता क्यों है, क्योंकि यूक्रेन ने ना एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन अटैक यहाँ पे रशिया के ऊपर कर दिया है, जिसके माध्यम से उसने 40 एयरक्राफ्ट इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और फरवरी 2022 के बाद दिस इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट स्ट्राइक्स जो रशिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, रिमोटली ऑपरेट होते हैं, मतलब कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, पर पायलट बिल्कुल वही देखता है जो कहीं ना कहीं ड्रोन रियल टाइम में देखता है। और ध्यान रखना दिस इज़ अ शॉर्ट रेंज ड्रोन्स, राइट। तो ये थी आज की डिस्कशन। अब अगर बात करें हमारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उनके आंसर अगर हम डिस्कस करें, पहला था कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व की, तो हमने डिस्कस किया था कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में अंतर होता है। कंजर्वेशन रिजर्व प्राइवेटली ओन्ड नहीं होते, ये गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, इसीलिए कंजर्वेशन रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। बायोस्टिमुलेंट्स की बात करें तो बिल्कुल ये प्लांट्स की मदद करते हैं बाय इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वैली ऑफ फ्लावर्स आपका सिर्फ के अंदर नहीं बल्कि आपका उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट की बात करें खीर भवानी मेला की, तो बिल्कुल ये आपको कश्मीर के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।